तो हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका इस अपने छोटे से मगर बड़े ही काम के चैनल नीट लैब में। आज हम चालू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ बायोमोलिक्यूल। आज हम पढ़ेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने अपनी पिछली वीडियो यानी पार्ट 2 में हमने अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज और राइबोज और न्यूक्लिक एसिड जिनमें नाइट्रोजन बेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की है। तो आज हम फिर उसके बाद हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल से। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में बताया गया है कि एक फीचर कॉमन होता है। देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल था आपका फिल्ट्रेट। उसमें एक कॉमन फीचर है जो सभी कंपाउंड है फिल्ट्रेट के, कि दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली। जो कॉमन फीचर है एसिड सॉल्युबल पूल यानी फिल्ट्रेट का, तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 टू अराउंड 800 डाल्टन होता है। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। These classes of compound with the exception of lipids। जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था, जो रिटेंटेड था, उसके पास 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड थे: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। इनमें एक एक्सेप्शन है जो कि लिपिड का है। वो एक्सेप्शन कैसे है? क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। ठीक है। हैव एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। क्योंकि जो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं और बड़े मॉलिक्यूल होने की वजह से ये रिटेन रह गए चीज़ क्लॉथ में, तो ये रिटेंटेड कहा गया। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन का होता है या उससे ज़्यादा का होता है। पर इनमें एक एक्सेप्शन है जो कि लिपिड्स का। ठीक है। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, वो फिर भी रिटेंटेड में मिलता है, इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है। उसका रीज़न हम आगे जानेंगे। फॉर दिस वेरी रीज़न बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। वन ऑफ दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रेफर टू एज मैक्रोमोलिक्यूल। तो इसलिए हमने बायोमोलिक्यूल को 2 टाइप में बांटा है। एक जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन से बराबर या कम, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी या सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में रखते हैं। बल्कि जिनका विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, बट जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है और वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स इन द insoluble fraction with the exception of lipid, लिपिड का यहाँ पे एक्सेप्शन है insoluble fraction में, are polymeric substance, then why do lipid whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन। तो इन सब के साथ insoluble fraction में लिपिड क्यों है जबकि उसका molecular weight होता है 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता? वो एसिड insoluble fraction में क्यों आता है? दैट इज़ मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों आता है? लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिकुलर वेट। लिपिड जो है स्मॉल मॉलिकुलर वेट है, वो फिर भी इसमें क्यों आ रहा है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है?
इसके बाद हम पढ़ते हैं एसिड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। जो कंपाउंड है आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच, मतलब जो ये लिपिड है ये जैसा है 800 डाल्टन से कम का, ये ऐसा ही नहीं मिलता, बट ये प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में। सेल मेम्ब्रेन या फिर अदर मेम्ब्रेन है, उनके स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन या फिर अदर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। तो व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, हम सेल के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर रहे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सेल मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन पीसेस में ब्रोक कर जाती हैं और वेसिकल्स फॉर्म करती हैं। अब क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन में ही लिपिड है और सेल मेम्ब्रेन ब्रोक होकर वेसिकल फॉर्म कर रही है जो कि नॉट वाटर सॉल्युबल, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती है। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool. Hence, in the macromolecular fraction, lipids are not strictly macromolecules. तो इसी कारण की वजह से लिपिड जो है सेपरेट हो जाता है एसिड इंसॉल्युबल पूल में, क्योंकि वो मेम्ब्रेन में रहता है और मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेक होकर वेसिकल्स फॉर्म कर लेती हैं। तो इसलिए लिपिड एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाता है, बट मैक्रोमोलिक्यूल के साथ आ रहा है लिपिड, बट स्ट्रिक्टली लिपिड एक स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बता रखा है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम है। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो साइटोप्लाज्म है और ऑर्गेनेल में जो ऑर्गेनल्स में से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में जाते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। इन समरी, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view or arrange them class like water is, ये काम किया, water is most abundant chemical in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर सबसे ज़्यादा abundant chemical होता है। यहाँ दे रखा है चार्ट में, जो वाटर है वो 70 to 90% होता है। परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास दे रखा है, जो सेलुलर मास है उसमें 70 से 90% पानी होता है। प्रोटीन 10 to 15%, ये चीज़ याद रखनी है, प्रोटीन और 10 to 15% है। कार्बोहाइड्रेट 3% है, लिपिड्स 2% है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है, आयंस 1% है। देखो दोस्तों, मैं जो इस सीरीज़ में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ही करा रहा हूँ, एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो नीट का पेपर आएगा उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा अलग से चीज़ें ना पढ़ने की कोशिश करें, उससे आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ भी रह जाएंगी। तो यहाँ पे हम फिर से पढ़ते हैं इसको। वाटर जो होता है 70-90% होता है सेलुलर मास का, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस होते हैं 1%। याद रखो, आयंस सबसे कम है 1% और न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम प्रोटीन्स पर। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं? क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद कई सारे अमीनो एसिड में कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं। तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं।
दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. ईच प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का. अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के ये एक अमीनो एसिड है. ये एक अमीनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ. ये दूसरा अमीनो एसिड है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ. ये तीसरा अमीनो एसिड है. ऐसे करके हम इसमें जुड़ते रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म की वजह से, और जो आपका बनता है पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन. As there are 20 types of amino acid, example adenine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, etc. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में. प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है, ना कि एक होमोपॉलीमर. नॉट अ होमोपॉलीमर, इट इज अ हेटेरोपॉलीमर. आगे बढ़ते हैं. अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम. होमोपॉलीमर में क्या होता है, सिर्फ एक टाइप की यूनिट होती है और वही रिपीट करती है एन नंबर ऑफ टाइम्स में और बनाती है अपना मॉलिक्यूल. बट प्रोटीन ऐसा नहीं है. प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर मॉलिक्यूल है. दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health. They have to supplied through our diet. आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि सर्टेन अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरतमंद होते हैं और हमें वो डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में इंटेक करने होते हैं. हेंस जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड. जो डाइटरी हम डाइट के थ्रू प्रोटीन लेते हैं वही होते हैं, सोर्स होते हैं डाइटरी प्रोटीन उन असेंशियल ज़रूरतमंद अमीनो एसिड का. देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी असेंशियल और नॉन असेंशियल. इसलिए अमीनो एसिड असेंशियल और नॉन असेंशियल दो टाइप में जो है डिवाइड किए हुए हैं. द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक. लेटर माने जो नॉन असेंशियल की बात कर रहा है. जो नॉन असेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप बनाती है. वेल वी गेट असेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आर डाइट या फूड ठीक है. जो नॉन असेंशियल हैं वो हमारी बॉडी अपने आप बनाती है, इसलिए हमें वो ज़रूरत नहीं है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी उन्हें अपने आप बना रही है. बट जो असेंशियल होते हैं मतलब हमें उनकी ज़रूरत है क्योंकि उन्हें हमारी बॉडी नहीं बना रही है, इसलिए वो हमें अपने डाइट या फूड के थ्रू लेने होते हैं. प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो प्रोटीन होते हैं वो कई सारे फंक्शन कैरी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जानते हो प्रोटीन के सारे काम हैं. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. कुछ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. ऐसे करके ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ ये प्रोटीन बन जाते हैं, एक पासिंग गेट फॉर्म करते हैं प्रोटीन और यही ट्रांसपोर्ट और आदान प्रदान का काम करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन में. ये सेल है पूरा ऐसे करके. सम फाइट इन्फेक्टिस ऑर्गेनिज्म. कुछ होते हैं वो इन्फेक्टिस ऑर्गेनिज्म से वो फाइट करते हैं. कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं. अब यहाँ ये दे रखा है सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन. कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शन. ये जो टेबल है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं टेबल में. तो जो कोलेजन होता है वो होता है इंट्रासेलुलर. कोलेजन प्रोटीन है, उसका फंक्शन क्या होता है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है. मतलब सेल के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो उन्हें होल्ड करता है उसके बीच में जो फंक्शन होता है. ट्रिप्सिन होता है. ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, एंजाइमेटिक फंक्शन करेगा. इंसुलिन होता है, एक हार्मोन होता है. एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी प्रोटीन होती है. एंटीबॉडी जो फाइट इन्फेक्टियस एजेंट्स इन्फेक्टियस एजेंट से फाइट करते हैं. रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्शन के काम आते हैं, स्मेल कराते हैं, टेस्ट कराते हैं. हार्मोन भी होते हैं. GLUT4 होता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल.
GLUT4 एक प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है सेल के अंदर। तो दोबारा पढ़ते हैं। कोलेजन होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन होता है एंजाइम, इंसुलिन होता है हार्मोन, एंटीबॉडी होती हैं जो इन्फेक्टिव एजेंट से फाइट करती हैं, रिसेप्टर होता है जो सेंसरी रिसेप्शन कराते हैं जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा, और GLUT4 जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है सेल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने खत्म किया समार एंजाइम्स, एक्सेट्रा। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। जो कोलेजन होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जिसमें एनिमल वर्ल्ड में, मतलब एनिमल्स में देखा जाए तो उनमें कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे जो है याद रखना है कि जो कोलेजन होता है वो एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट है और रुबिस्को है वो पूरे होल बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स क्या होती है? शुगर यूनिट है और वो है पॉलीसैकेराइड, मतलब पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो पॉली है कई सारे मैनी। द एसिड इंसॉल्युबल पैलेट हैज़ पॉलीसैकेराइड्स, जो क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं तो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में यानी रिटेंटेट में पाए जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, क्योंकि सैकेराइड शुगर और उसकी पॉली मैनी, मतलब ये शुगर की लॉन्ग चेन है। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड containing different हाँ तो दे आर थ्रेड्स लिटरली अ कॉटन थ्रेड, ये कॉटन थ्रेड की तरह होते हैं पॉलीसैकेराइड की जो चेन है, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, और डिफरेंट मोनोसैकेराइड को कंटेन करती है से बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह दिखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ only one type of monosaccharide that is glucose। तो क्योंकि सेलुलोज के पास सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है और इसके पास सिर्फ वन टाइप मोनोसैकेराइड से ये बनी हुई है, दैट इज़ ग्लूकोज। तो सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है। हाँ, तो सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है क्योंकि इसमें सेम यूनिट है, सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड है, दैट इज़ ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है। तो ये बात याद रखनी है कि जो प्रोटीन था, प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज को पढ़ रहे हैं, सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है। स्टार्च इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। सेलुलोज का ही जो स्टार्च है वो वेरिएंट है स्टार्च, और वो क्या होता है? प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ये एक तरीके से एनर्जी का स्टोर हाउस होता है किसमें? प्लांट टिश्यूज में। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजेंस। एनिमल्स में भी एक सेलुलोज का एक और वेरिएंट है, नहीं, एनिमल्स के पास एक और वेरिएंट है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन। ऐसे जैसे स्टार्च है प्लांट में जो कि एनर्जी स्टोर कर रहा है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, ऐसे ही एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन। इन्यूलिन, ध्यान रहे इंसुलिन नहीं है, ये इन्यूलिन है। इन्यूलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये बहुत काम की बात है, जो इन्यूलिन है वो क्या है? इन्यूलिन, ये बात याद रखनी है। इन्यूलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क रखना। तो इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इन पॉलीसैकेराइड चेन
ये ग्लाइकोजन की बात करते हैं। जो राइट एंड होता है इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। याद रखना, आर से राइट, एक मिनट रुको, आर से राइट, आर से ही रिड्यूसिंग एंड, ऐसे याद रखना। अब जो लेफ्ट है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया, तो आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग एंड, और जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया। इट हैज़ ब्रांचेज एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून। इसकी ब्रांचेज होती हैं जैसे मैं कार्टून में यहाँ शो कराई हुई हैं, इस कार्टून में ये स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये एक सेकेंडरी, एक घुमावदार सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, और इस हेलिकल पोर्शन में स्टार्च आयोडीन मॉलिक्यूल को भी होल्ड कर सकता है या करता है। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। जो स्टार्च का जो आयोडीन होता है वो कलर में ब्लू होता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। अब जो स्टार्च है वो तो I2 होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसमें हेलिकल ऐसे पोर्शन होते हैं जो I2 को होल्ड कर सकते हैं। बट जो सेलुलोज है वो I2 को होल्ड नहीं करता है, क्योंकि उसमें ऐसी हेलिक्सेस होती ही नहीं है। उसके बाद ये यहाँ एक कार्टून दिया हुआ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ये आप ये देख सकते हो यहाँ। तो यहाँ ये मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये आपको एक दिखा रखा है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और ये जोड़ जोड़ के जो है एक तुम्हारा एक पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ड्यू टू यहाँ जो ये आपको बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना है, जो बॉन्ड बनता है बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ OH होती थी, यहाँ पर भी OH है, और वे ऐसे यहाँ से H2O निकल जाता है इसमें, यहाँ से यहाँ OH और यहाँ OH, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, और H2O जो होता है इस मॉलिक्यूल इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में, जो H2O मॉलिक्यूल होता है वाटर वो निकल जाता है, और ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो कि होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो के आपकी जो एक बड़ी यूनिट बनती है वो होती है पॉलीसेक्राइड। होप यू अंडरस्टूड वेल। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। अब यहाँ बात करते हैं हम, प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज। पेपर मेड पल्प फ्रॉम प्लांट, जो पेपर होता है वो प्लांट पल्प से बनाया जाता है। एंड कॉटन फाइबर वो सेलुलोजिक होती हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर, और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर में। दे हैव ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स amino sugars and chemically modified sugars. Example, glucosamine and acetyl glucosamine, galactosamine, glucosamine और N-acetyl galactosamine। एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड में, आर्थ्रोपोड जैसे कॉकरोच वगैरह, इनमें जो एक्सोस्केलेटन होती है मतलब जो ऊपर की लेयर के ऊपर जो कवच सा होता है इनके, फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन। इनके एक वो जो होता है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जिसे काइटिन कहते हैं, उससे जो एक्सोस्केलेटन है वो फॉर्म्ड रहता है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स।
ये बात ध्यान रखनी है। एक प्रोटीन थे जो कि होमोपॉलीमर मॉलिक्यूल हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होते हैं ये ज़्यादातर मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं। बट जो हमने सेलुलोज पढ़ा वो होता है होमोपॉलीमर, और ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होते हैं ये भी होते हैं होमोपॉलीमर। और जो प्रोटीन होता है आपका हेटेरोपॉलीमर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक जो कि है न्यूक्लिक एसिड, जो कि जिसका अपनी ज़िंदगी में और अपनी इस दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमको कलर चेंज करना चाहिए, अपने आप में ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये तो द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। एक और अदर टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है लिविंग टिश्यू में, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को बॉन्ड फॉर्मेशन हो के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका? पॉली यानी मैनी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ओके, टुगेदर विथ पॉलीसैकेराइड एंड polypeptides. These comprise the true macromolecular fraction of any living tissue. And polypeptides, these comprise the true macromolecular fraction. और ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ एक ट्रू मोलिकुलर फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं किसी लिविंग टिश्यू या सेल का। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनसे जुड़ जुड़ के इनके अंदर बॉन्ड फॉर्म हो के बना है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। A nucleotide has three chemically distinct components. One is a heterocyclic compound, the second is a monosaccharide, and the third a phosphoric acid और phosphate group। तो इसमें क्या होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, सेकंड इज अ मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड होती है जो कि शुगर होती है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा एक मोनोसैकेराइड जैसे एक शुगर, थर्ड एक फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों चीज़ों से जुड़ के बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। एज यू नोटिस इन फिगर 9, मतलब फिगर 9.1 देख लेना, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड इज द नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि मैंने बताया, जो कि एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स। जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन के सब्सटीट्यूशन से एडेनिन एंड ग्वानिन बनते हैं। वाइल जो रेस्ट हैं यानी यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन वो होते हैं सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन्स। वो पिरिमिडिन्स मॉलिक्यूल में चेंज होके बनते हैं। द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन respectively. The sugar found in polynucleotide is either ribose, जो शुगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलती है वो या तो राइबोज हो सकती है यानी अब मोनोसैकेराइड पेंटोज, और 2 डीऑक्सीराइबोज। 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन होती है मतलब वो डीऑक्सीडाइज हो जाती है, तो या तो राइबोज या मोनोसैकेराइड पेंटोज कहो या फिर 2-डीऑक्सीराइबोज। न्यूक्लिक एसिड containing deoxyribose is called deoxyribo न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज शुगर कंटेन करते हैं उन्हें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दैट इज DNA, वेल दैट विच कंटेन्स राइबोज इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड।
बाकी जो कंटेन करते हैं राइबो शुगर उन्हें कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ RNA। तो यहाँ DNA और RNA की बात कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन के कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इनके बारे में बात करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर क्या चीज़ शो कराता है हमें, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो proteins, as mentioned earlier, are heteropolymers containing strings of amino acids. Structure of molecules mean different things in different contexts. In inorganic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula, example NaCl, MgCl2, etc. Organic chemistry always write a two-dimensional view of the molecules while representing the स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बता रखा है कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है। तो बता रखा है कि और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से जो स्ट्रक्चर वो होता है इनवेरिएबली मोलिकुलर फार्मूला को ही शो कर रहा होता है, जैसे NaCl एंड MgCl2। वैलेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम इसे 2 डायमेंशनल व्यू में देखते हैं, एक 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स while representing the structure of the molecules। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं ना 2 डायमेंशनल व्यू, बेंजीन वगैरह, जैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशनल वो चलते हैं अपने स्ट्रक्चर वगैरह। एग्जाम्पल हाँ ये देखा आगे, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन एक्सेट्रा। फिजिसिस्ट कंज्यूर अप द 3 डायमेंशनल व्यूज of molecular structure while biologists describe the protein structure at 4 level। और जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने 3 डायमेंशनल व्यू दिया मोलिकुलर स्ट्रक्चर के, बल्कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रोटीन के 4th लेवल तक, मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक दी। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जो कि बताता है, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस, विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड विच इज़ द सेकंड एंड सो है, कि कौन सा अमीनो एसिड पहले लगा है, कौन सा दूसरे नंबर पे लगा है, और कौन सा लास्ट में, और या फिर और भी जिनका नंबर पता लगाना हो कौन कौन से अमीनो एसिड का, मतलब सीक्वेंस, उनकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी हो, तो उसके लिए हम देखते हैं इस कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें प्रोटीन का जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है वो पता चलता है। अब प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन। एक प्रोटीन को एक लाइन की तरह इमेजिन किया जाता है, जैसे एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, और चौथा, ऐसे एक लाइन की फॉर्म में प्रोटीन चल रहा है। और इसमें ये अमीनो एसिड ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ऐसे करके पोजीशन की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इससे and all that। और the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino। मतलब ऐसे ही आपका ये प्रोटीन चेन है। इसका जो राइट एंड है ये दिस वन, ये राइट एंड, ये लेफ्ट एंड। ये जो राइट एंड है ये आपका शो करेगा लास्ट अमीनो एसिड को, और जो लेफ्ट एंड है ये आपका शो करेगा फर्स्ट अमीनो एसिड को, और ये शो करेगा जो राइट एंड है वो शो करेगा आपका लास्ट अमीनो एसिड को। ऐसे बताया हुआ है। बात करते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी दिखाए हुए हैं, पहले आप इन्हें देख लीजिए। तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें ये बिल्कुल सीक्वेंस एक चेन की तरह जा रहा है। इसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे अमीनो एसिड देख सकते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा और इसमें मतलब उभर के व्यू आ रहा है। तो ऐसे ये हेलिकली हो गया तो इसे अल्फ़ा हेलिक्स नाम दिया गया है। ऐसे ये हेलिक्स कली जा रहा है, इसे अल्फ़ा हेलिक्स किया गया है। एक बीटा प्लेटेड शीट टाइप में होता है, मतलब शीट बनाता हुआ ऐसे अमीनो एसिड चल रहा है शीट की फॉर्म में।
तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पार्ट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक होता है आपका अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट्स। अब बात करते हैं टर्जरी स्ट्रक्चर में। टर्जरी स्ट्रक्चर में आपके ये और थोड़ा इमेज जो उभर के आई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा और ज़्यादा कर्लिंग हो रखी है अमीनो एसिड की चेन्स में। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा जो है मतलब और ज़्यादा कंडेंस हो चुका है। तो वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन दे रखे हैं स्ट्रक्चर के इसमें। अब यहाँ इसे रीड करते हैं। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। तो फर्स्ट अमीनो एसिड था, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो लेफ्ट साइड का अमीनो एसिड है, सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड का, वो है फर्स्ट, और राइट मोस्ट साइड का जो अमीनो एसिड है वो है आपका लास्ट अमीनो एसिड। तो फर्स्ट अमीनो एसिड को हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं, ये बात याद रखनी है। और लास्ट अमीनो एसिड को हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं। A protein thread does not exist throughout as extended rigid rod। जो प्रोटीन थ्रेड होता है वो एक रिजिड रॉड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। वो थ्रेड एक हेलिक्स की फॉर्म में ही फोल्ड होता है। सिमिलरली टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ऐसा नहीं कि पूरा ही, कुछ पोर्शन उसके हेलिक्स की फॉर्म में जो है अरेंज हो जाते हैं। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्सेस आर ऑब्जर्व। मतलब ऐसे राइट हैंड की तरफ ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये ऐसे चल रहा ना, ऐसे राइट हैंडेड फैशन में जो है आपकी ये हेलिक्सेस क्रिएट हो रही हैं। Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball। मतलब और ज़्यादा फोल्ड होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और या तो एक वुलन बॉल की तरह लग रहा है, गिविंग राइज टू टर्जरी स्ट्रक्चर। दिस, तो ये बात याद रखनी है कि हॉलो वुलन बॉल की तरह कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें टर्जरी और क्वाटरनरी दो आपको ऑप्शन आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हॉलो वुलन बॉल की तरह लगता है आपका टर्जरी स्ट्रक्चर। दिस गिव्स अस अ 3 डायमेंशनल व्यू, ये 3D व्यू देता है। और प्रोटीन का टर्जरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन। जो टर्जरी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो प्रोटीन की होती हैं उनके लिए। आगे पढ़ते हैं यहाँ। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कुछ प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की असेंबली हो जाती है, एक से पॉलीपेप्टाइड या और से ज़्यादा सब यूनिट्स की। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस एग्जाम्पल, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर, एक के ऊपर एक अरेंज हो रखे हैं। ऑफ अ क्यूब और अ प्लेट इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो एक से ज़्यादा प्रोटीन अब जब एक दूसरे में ऐसे फोल्ड हो रखे हैं तो वे क्वाटरनरी फोल्डेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन के। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। जो अडल्ट ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इनमें से जो 2 होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। Hence 2 subunit of alpha type and 2 subunit of beta type together constitute the human hemoglobin। तो इसकी जो 2 सब यूनिट होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसकी 2 सब यूनिट को अल्फा टाइप कहते हैं और 2 सब यूनिट को बीटा टाइप कहते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 में हमने प्रोटीन तक कवर अप किया है। उसके बाद हम पार्ट 4 में एंजाइम से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।